Hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir and we are continuing legal terminologies against the syllabus of this JKSSP High Court Assistant, High Court Junior Assistant, sorry. This is our lecture 11th. हाँ, 11वां लेक्चर है और ये चौथा पार्ट है लीगल टर्मिनोलॉजीज का. आज हम क्रिमिनल लीगल टर्मिनोलॉजीज जो है वो लगभग खत्म कर देंगे. इसके बाद नेक्स्ट एक या दो क्लासेस में हम खत्म कर देंगे सिविल लीगल टर्मिनोलॉजी. उसके बाद आपका सिलेबस फिनिश. ठीक है जी, करते हैं शुरू. दुआ करना कि आज दुआ लाइट का कुछ चक्कर चल रहा है इन दिनों में, ये कहीं ना जाए. ठीक है जी. सबसे पहले टर्म आ जाती है हमारे पास कल्पेबल होमिसाइड. व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड? कल्पेबल होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब क्या होता है? होमिसाइड का मतलब होता है इंसान का कत्ल, द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग. ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं? होमिसाइड कहते हैं. कल्पेबल होमिसाइड क्या हो गया? इट इज अ कैटेगरी ऑफ ऑफेंस दैट इन्वॉल्व्स द किलिंग ऑफ अ पर्सन आइदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली डिपेंडिंग अपॉन द जुरिस्डिक्शन. समझ नहीं आई? देखिए, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को साथ में मिलाकर पढ़ते हैं, फिर देखते हैं. कल्पेबल होमिसाइड इज डिफरेंट फ्रॉम मर्डर which requires the intent to cause death, knowledge and premeditation. Premeditation का मतलब होता है प्री प्लानिंग, पहले से प्लान किया हुआ. Culpable homicide can include cases where the death was caused unintentionally but with the knowledge that it was likely to happen. Murder क्या है? The difference between the culpable homicide and murder is the presence of special mens rea. Mens rea क्या होता है? सोच, दिमाग जो अपनी सोच चलती है. ये भी एक लीगल टर्मिनोलॉजी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे बाद. देखिए एग्जांपल के साथ, ए ने बी को मारा. क्या को मारा? कत्ल नहीं किया, थप्पड़ मारे, इतने थप्पड़ मारे, इतने थप्पड़ मारे. उसको ये लगा भी कि ये मर जाएगा, लेकिन उसने इंटेंशन से नहीं मारे. मतलब उसने इसलिए उसको मारा कि मतलब इसको इबरत आ जाए किसी चीज के लिए. वो मार रहा है, बहुत मार रहा है. उसके दिल में ये नहीं है कि इसका मर्डर कर दूंगा मैं, या इसका मर्डर करने लगा मैं, या मैं इसका मर्डर करूंगा. ऐसा कुछ नहीं है उसके दिल में. लेकिन वो उसको इतना मार रहा है, उसको भी पता है कि अगर मैं इतना इसको मारूंगा, ज्यादा मारूंगा, ये मर भी सकता है. उसकी इंटेंशन उसको मारने की नहीं है, लेकिन वो उसको इतना मार रहा है कि वो मर सकता है. और ये उसको भी पता है कि अगर मैं इसको इतना मारूंगा ये मर सकता है. ठीक है, लेकिन इंटेंशन उसकी उसको मारने की नहीं है. ठीक है, इसको हम कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड, किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग. ठीक है. मर्डर क्या होता है? मुझे पता है मैं फलां इंसान को गोली मारूंगा सिर में और ये मर जाएगा, और मेरी इंटेंशन भी है इसको मारने की, मैं मारना चाहता हूं. ए ने बी को गोली मारी, और मारी दिमाग के बीच में. ठीक है, और बी को पता है कि अगर ए की गोली मुझे लगेगी मैं मर जाऊंगा, और ए को भी पता है अगर बी को गोली लगी तो मैं उसको मार दूंगा, मैं बी को मार दूंगा. तो ए फिर भी जानबूझकर उसको मारता है. उसकी इंटेंशन भी ये होती है, उसका माइंडसेट भी होता है कि मुझे इसको मार के ही जाना है, उसको कोई इबरत नहीं दिखानी उसको, इसलिए उसके सिर में गोली मार के उसको मार देता है. दैट इज मर्डर. कि आपको प्री प्लान्ड इंटेंशन है किसी बंदे को जान से मार देने की. प्री प्लान इंटेंशन जब है, और प्री प्लान इंटेंशन के साथ जब आप किसी को मारते हो, दैट इज मर्डर. ठीक है. आप किसी को मारने गए, दादागिरी दिखाने, थप्पड़ 5-6 मारे. ठीक है, आप उसको मारने के इंटेंशन से नहीं गए थे, आप उसको दादागिरी दिखाने की इंटेंशन से गए थे. ठीक है, लेकिन जब आपने दादागिरी दिखाई, 2-3 थप्पड़ मारे, वो बंदा मर गया, और आपको पता भी था अगर मैं इसको थप्पड़ मारूंगा ये मर जाएगा. आपने फिर भी थप्पड़ मारे उसको डराने के लिए, और आपने सोचा कि अब तो मरे ना मरे को मसला नहीं, थप्पड़ मार देता हूँ, बंदा मर गया. आपने क्या किया? कल्पेबल होमिसाइड किया. कल्पेबल होमिसाइड किया. आप गए, आपने थप्पड़ मारे उसको डराने के लिए, और आपको पता भी था थप्पड़ मारूंगा शायद मर जाए. आपको क्लियर नहीं था, आपको ये मतलब पता था कि शायद मर भी सकता है थप्पड़ से, फिर भी आपने थप्पड़ मारे, मारा. ठीक है, बंदा मर गया. आपने क्या किया? कल्पेबल होमिसाइड किया. अब आपने क्या किया? आप घर से ही दिमाग बना के मैंने उसको मर्डर करना है, मैंने उसको मार देना है जान से. घर से गए, 2 थप्पड़ मारे, बंदे को मार दिया, मर्डर किया. याद रखना, हर एक कल्पेबल होमिसाइड जो है मर्डर नहीं होता, याद रखना. और ना ही हर एक मर्डर कल्पेबल होमिसाइड होता है. बात आ रही समझ में? नहीं, कल्पेबल होमिसाइड थोड़ी सी वाइडर टर्म है, मर्डर थोड़ी
कम वाली, मतलब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड टर्म है, वो थोड़ी ब्रॉडर टर्म है। ब्रॉडर इन द सेंस कि उसका कंसेप्ट ब्रॉडर है, स्कोप तो इसका ब्रॉडर है। खैर इस पे जाने की जरूरत नहीं है, छोड़िए, आपको मैंने कोर समझा दिया, दैट्स इनफ आई थिंक। उतना जानना जितना आपको जरूरी था उतना मैंने बता दिया। ठीक है जी, चलिए। मेंसरिया क्या होता है? व्हाट इज मेंसरिया? ये दो टर्म्स है, एक है मेंसरिया है, एक है एक्टस रियस। मेंसरिया हो गया गिल्टी माइंड। एक सेकेंड, चलिए हम क्या पढ़ रहे थे? मेंसरिया। मेंसरिया का मतलब क्या होता है? गिल्टी माइंड। ये भी एक लीगल टर्मिनोलॉजी है, या अब यहीं से मैंने आपको बता दिया, ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है इसको दोबारा से। इसके साथ एक और लीगल टर्मिनोलॉजी आती है जिसका नाम होता है एक्टस रियस। एक्टस रियस। एक्टस रियस का मतलब क्या होता है? गिल्टी एक्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है गिल्टी माइंड, इसका मतलब होता है गिल्टी एक्ट। मतलब मुजरिमाना दिमाग के साथ। जब आप एक मुजरिमाना दिमाग के साथ किसी के पास आते हो, फिर उसको कत्ल कर देते हो, मतलब आपने पहले से सोच के रखा है कि मैं इसको कत्ल कर दूंगा, वो आपने क्या कर दिया? आप मेंसरिया के साथ आए थे और आपने किसी को मर्डर कर दिया। ठीक है जी। एक्टस रियस, गिल्टी एक्ट, मतलब आपने जो जुर्म किया, आपने किसी को मारा, वो जो जुर्म आपने किया वो क्या है? वो एक्टस रियस है, गिल्टी एक्ट है। ठीक है जी, मुजरिमाना काम है। ठीक है जी, ये मुजरिमाना दिमाग है, सोच है। ठीक है जी। नेग्लिजेंट एक्ट। नेग्लिजेंट क्या होता है? नेग्लिजेंसी क्या होता है? गलती से कोई काम हो जाना। ठीक है जी, ना चाहते हुए कोई काम हो जाना, नेग्लिजेंट एक्ट। ठीक है जी। द एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस इज व्हेन समवन फेल्स टू बिहेव द लेवल ऑफ केयर दैट a reasonable person would have exercised in the same circumstances। यहाँ पर लॉ में इसका मतलब क्या है? मान लीजिए एग्जांपल है ए और बी, दो बंदे। ठीक है जी। बी, मान लीजिए यहाँ पर ये शीशा पे है। ठीक है जी, शीशा पे खेल रहे हैं और यहाँ एक फट्टा लगा हुआ है शीशा का। ठीक है जी, बी इस साइड बैठा हुआ, ए इस साइड बैठा हुआ। ठीक है जी, और ए के नीचे बिल्कुल यहाँ साथ में जमीन है और बी के यहाँ बिल्कुल दूर है जमीन यहाँ पे। और ए को पता है अगर मैं उठा बी नीचे चला जाएगा, और ए मजाक मजाक में इसको डराने के लिए उठा खड़ा ऐसे कर रहा है, कभी एक टांग नीचे कर रहा है, कभी एक ऊपर कर रहा है। ठीक है जी, ऐसे कर रहा है। अब जब ए ने एक टांग नीचे की और दूसरी टांग ए की स्लिप हुई तो ए पीछे गिरा जमीन पे, बी नीचे आया, बी शीशा से यहाँ पर आके गिरा, बी की डेथ हो गई। ये क्या हो गया? ए का नेग्लिजेंट एक्ट। यहाँ कहा जाएगा कि अगर ए के पास दिमाग होता, अगर कोई मतलब रीजनेबल बंदा होता, वो कभी भी ऐसे उछल कूद नहीं करता, खड़ा रहता और बी को बोलता आगे आगे आओ, उसको बचा लेता। लेकिन इसने क्या किया? एक टांग कभी ऊपर कर रहा था, एक टांग यहाँ से ऊपर कर रहा था, तो एक टांग ऊपर की, दूसरी स्लिप होगी, पीछे खुद गिरा, बी यहाँ से नीचे और यहाँ पर आकर बी की डेथ होगी, बी यहाँ से यहाँ गिरा। इसको हम कहते हैं नेग्लिजेंट एक्ट। मतलब आप कोई काम कर सकते थे लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से आपने वो काम नहीं किया और दूसरे को नुकसान हो गया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नेग्लिजेंट एक्ट कहते हैं। ठीक है जी, ओके। फिर आ जाता है एविडेंस, सबूत। किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए अगर किसी भी चीज का इस्तेमाल किया जाता है, किसी दूसरी चीज को प्रूव करने के लिए जब भी किसी और चीज का इस्तेमाल किया जाए, उस चीज को एविडेंस माना जाता है। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए ए के ऊपर इल्जाम है कि इसने सी के घर से डाका मारा है। ठीक है जी। अब बी उठा, बी ने कहा कि हाँ मैंने देखा डाका मारते हुए। बी क्या करेगा? गवाही देगा, टेस्टिमनी देगा। तो उसकी जो बी की टेस्टिमनी होगी वो क्या होगी? वो एविडेंस माना जाएगा। बात आ रही समझ में? मान लीजिए ए ने सी के घर से चोरी की, बी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अब बी को छोड़ते हैं, बी को करते हैं डिलीट। ठीक है जी, बी का कोई कंसेप्ट ही नहीं। एक एविडेंस समझा दिया मैंने, दूसरा समझो। ए ने सी के घर से चोरी की, अब ए का पर्स वहां गिरा था और ए को लगी थी, ए का खून वहां गिरा था और ए के फिंगरप्रिंट्स भी लगे थे। पर्स, खून और फिंगरप्रिंट्स तीनों एविडेंस है ए के खिलाफ के, दूसरी के घर गया था चोरी करने। ये होता है एविडेंस। क्या प्रूव करने के लिए? चोरी प्रूव करने के लिए। मतलब एक चीज को प्रूव करने के लिए जब दूसरी चीज का असिस्टेंस दी जाती है, वो जो दूसरी चीज होती है उसको एविडेंस कहते हैं। ठीक है जी। मिसकैरेज, द spontaneous loss of a woman's pregnancy before the 20th week that can be both physical and emotionally painful। किसी भी औरत का उसको क्या कहते हैं, टर्म में जा रही है,
मिसकैरेज कराना मतलब किसी औरत के मान लीजिए किसी के पेट में बच्चा है और उसको अबॉर्शन करवा देना या कुछ भी जिस वजह से उसका बच्चा नुकसान हो जाए, उसको हम मिसकैरेज कहते हैं। ठीक है, वो औरत खुद भी कर सकती है, अपनी इंटेंशन से भी कर सकती है, किसी के इंटेंशन से भी कर सकती है, मगर कोई भी कैसे भी कराए, दिस इज अ क्राइम। हाँ, एक 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 केस में क्राइम नहीं है, वो केस ये है, मान लीजिए वो बच्चा औरत के पेट में है, ठीक है जी, और उस बच्चे के औरत के पेट में होने की वजह से औरत को खतरा है कि औरत की डेथ हो सकती है अगर वो बच्चा औरत के पेट में रहे तो। फिर औरत का अगर अबॉर्शन होता है, ठीक है जी, फिर अगर उसके पेट से वो बच्चा निकाल दिया जाता है, ठीक है जी, उसको हम इलीगल नहीं मानते हैं। ठीक है जी। और मिसकैरेज पर्टिकुलरली बोला जाता है कि जब 20 हफ्ते हो गए होते हैं एक औरत को, प्रेग्नेंट हुए एक औरत को 20 हफ्ते हो गए होते हैं, उसके बाद अगर आप उसका मिसकैरेज करते हो तो उसको हम बच्चा लॉस करने पर मजबूर करती है, खुद बच्चा लॉस करती है, जो भी है उसको हम मिसकैरेज कहते हैं। हर्ट, whoever causes bodily pain, disease or infirmity to a person is said to cause hurt। अगर कोई बंदा किसी भी दूसरे बंदे को उसके जिस्म पर कोई मारता है, कुछ उसे दर्द होता है उसे, या कोई उसको बीमारी लगा देता है या उसको मेंटली डिस्टर्ब करता है, पागल करता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि उस बंदे ने दूसरे बंदे को हर्ट किया। हर्ट का मतलब क्या होता है? दूसरे बंदे को मेंटली या फिजिकली कोई नुकसान पहुंचाना, दैट इज हर्ट। एक होता है हर्ट, एक होता है ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट वो हर्ट होता है, इसके साथ ही पढ़ा देता हूँ, ग्रीवियस हर्ट ग्रीवियस हर्ट, ये भी लीगल टर्मिनोलॉजी बेटा इसमें इंक्लूडेड नहीं है, अलग से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मुझे जो जो याद आता है साथ साथ वो भी पढ़ाता जाऊंगा। ग्रीवियस हर्ट होता है जब भी एक आदमी दूसरे आदमी को कोई ऐसा नुकसान पहुंचा दे कि उससे उस नुकसान से उसको रिकवर होना मुश्किल हो जाता है, मतलब लगभग नामुमकिन है। आपने किसी की 4 उंगलियां काट दी, उंगली आपने नाली में फेंकी, मतलब उनको डिस्ट्रक्ट कर दिया, अब उंगलियां वापस जुड़ नहीं सकती, आपके हाथ की 4 उंगलियां गई, वापस आ सकती नहीं आ सकती, ये ग्रीवियस हर्ट है। आपने किसी को थप्पड़ मारा, उसको 5 उंगलियां लग गई, थप्पड़ ठीक हो सकता है, बाद में महीने 2 महीने बाद बिल्कुल उसको मेंटल स्टेट भी अगर हिली हुई है, थोड़ा सा दिमाग हिल गया थप्पड़ से, फिर भी ठीक हो जाएगा, वो हर्ट है। जहां आपको बॉडीली इंजरी होती है, बॉडीली पेन होता है और आप वापस से रिकवर करके पहली पोजीशन में आ सकते हो, वो वाला नुकसान आपको अगर होता है तो उसको हर्ट कहते हैं। आपको ऐसा नुकसान हो जाए जहां आप पहली स्टेट में रिटर्न नहीं कर सकते हो अपने आप को, जैसे आप पहले थे वैसे ही वापस दोबारा नहीं हो सकते हो, देन आपका हो जाता है ग्रीवियस हर्ट। फिर आ जाता है वॉलंटैरिली। वॉलंटैरिली का क्या मतलब है? वॉलंटैरिली होता है खुद से, अपनी जिम्मेदारी पे। मान लीजिए मैंने किसी को अपनी जिम्मेदारी पे जाके थप्पड़ लगा दिया, तो मैंने उसको वॉलंटैरिली हर्ट किया। मैं गया, मैंने अपने दिमाग से सोचा यार मैं डाका मारूंगा, 10 करोड़ रुपए चुराऊंगा तो अमीर हो जाऊंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी पे जाता हूँ, वॉलंटैरिली खुद जाकर चोरी करता हूँ, मैंने अपनी जिम्मेदारी पे एक्ट किया, वॉलंटैरिली एक्ट किया। मतलब मीन्स एन एक्शन डन बाय अ पर्सन ऑफ देयर ओन फ्री विल, अपनी मर्जी से जो काम करता है, विदाउट कोर्जन और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, किसी के दबाव, कोर्जन मतलब किसी के दबाव से बगैर जब इंसान खुद कोई काम करता है अपनी मर्जी से, उसको हम वॉलंटैरिली कहते हैं। ठीक है जी, वॉलंटियर एक्ट कहते हैं उसको। चलिए अब थोड़ा तेज चलेंगे, ठीक है, टाइम नहीं है इतना। ओके जी, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का मतलब क्या हो गया? देखो, 2 चीजें मैं आपको दोनों साथ में पढ़ा दूं, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। देखिए, आप रास्ते से जा रहे हैं, ये रास्ता है, आप चल रहे हैं, यहां पर एक बंदा आके खड़ा हो जाता है, कहता है भाई इससे आगे आप नहीं जाओगे, हालांकि ये रास्ता रोड है, दुनिया भी चल सकती है, आप भी चल सकते हैं, आपके पास भी राइट है, सिटीजन है, आप चल सकते हैं, लेकिन ये बंदा कहता है मैं नहीं जाने दूंगा, मत। तो इसने क्या किया? इसने आपको रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट किया, मतलब रोका, आपका रास्ता रोका, गलती से, मतलब गलत करके, इलीगली आपका रास्ता रोका, इसको कहते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। तो आप क्या करोगे? यहां से वापस आओगे, इस रास्ते से चले जाओगे, या यहां से वापस आओगे दूसरे रास्ते से चले जाओगे, मतलब इसने इसको आपको इस रास्ते से नहीं जाने दिया। तो अब हम बोलेंगे यार अगर उस रास्ते से नहीं जाने क्या हो गया, जैसे चला जाऊंगा तो उसने कोई मसला नहीं, जाने दो उसको, करने दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसने अगर आपका रास्ता रोका, चाहे आपके पास 10 रास्ते और हैं, लेकिन आपका अगर हक था उस रास्ते से चलने का, देन ही हैज डन द क्राइम ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। मतलब उसने आपका रास्ता रोका तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का क्राइम कर दिया, ठीक है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का जुर्म इस पे आयद हो जाएगा, ठीक है जी। फिर आ जाता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। आप जा रहे हो,
आप यहाँ पहुंचे, 5-6 बंदे आए, उन्होंने आपको ऐसे घेर के रोक लिया, ठीक है जी। और फिर मान लीजिए आपको उठाया, एक कमरे में डाल दिया, ठीक है, बंद। आपको बोला कि जब तक हम नहीं चाहेंगे तो बाहर नहीं निकल सकता, आपको निकालेंगे ही नहीं, बिल्कुल कमरा बंद। तो इन्होंने क्या किया, आपको रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया, कन्फाइन कर दिया मतलब रोक दिया एक जगह पर। अब आप दूसरी जगह जा नहीं सकते। रिस्ट्रेंट में क्या था, एक रास्ता रोका, आप दूसरे रास्ते से जा सकते हो। कन्फाइनमेंट में क्या है, आपको बिल्कुल एक जगह रोक दिया गया, आप वहां से हिल ही नहीं सकते, वो होती है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये भी क्राइम है, ठीक है जी। फोर्स और क्रिमिनल फोर्स दोनों चीजें पढ़ते हैं। फोर्स क्या है, फोर्स इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ और वायलेंस टू इंज्योर रिस्ट्रेंट ओवरकम अ पर्सन। किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए या कोई वायलेंस, कोई दंगा करने के लिए, ठीक है जी, है कोई भी नुकसान किसी इंसान को पहुंचाने के लिए या पूरी पब्लिक को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी को रोकने के लिए या किसी को कन्फाइन करने के लिए, ठीक है, जब भी किसी पावर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए मान लीजिए मैं एक बॉडी बिल्डर, मेरे पास एक रूम है, ठीक है, बाहर से एक लड़की चल रही है, मैंने उसको पकड़ा, धकेला अंदर, जोर से बुलाया, अब मतलब बॉडी स्ट्रेंथ लगाकर उसको पकड़ के अंदर धकेला, ठीक है, कमरा बंद कर दिया, कमरा बंद कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको कैसे लाया, मैंने एक फोर्स इस्तेमाल की, बॉडीली फोर्स इस्तेमाल की, उसको पकड़कर कमरे में बंद किया। तो ये होती है फोर्स, इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स। लॉ में फोर्स उस चीज को कहा जाता है कि जब कोई ऐसी पावर लगाई जाए जिससे दूसरे को रिस्ट्रेंट किया जाए, कोई दंगा किया जाए या फिर किसी को कन्फाइन भी किया जाए, उसको हम फोर्स कहते हैं। लेकिन क्रिमिनल फोर्स क्या होती है, देखो फोर्स जो होती है ना, फोर्स फिजिकल स्ट्रेंथ, बस इतना याद हो। क्रिमिनल फोर्स क्या है, इंटेंशनल यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द पर्सन विदाउट देयर कंसेंट और विद द इंटेंटी टू केस इंजरी, फियर एंड अनॉयंस। किसी को परेशान करना मतलब फोर्स लगा के, जैसे मैंने लड़की को पकड़ा, वो तो फोर्स थी, लेकिन पकड़ के जब अंदर डाला, कमरे में बंद किया, तो वो क्रिमिनल फोर्स होगी। किसी को परेशान करना, अनॉयंस हो गया परेशान करना, किसी को परेशान करने के लिए, किसी के दिल में डर बैठाने के लिए या किसी को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए जब आप स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हो, उसको हम कहते हैं क्रिमिनल फोर्स। ऐसे फॉर्मली कोई स्ट्रेंथ इस्तेमाल करना, उसको फोर्स कहते हैं, ठीक है जी। असॉल्ट, whoever makes any gesture or preparation intending knowing to be likely to such gesture or preparation will cause any person present to apprehend, खदशा, suspicion, ठीक है जी, that he who makes the gesture or preparation is about to use criminal force to that person is said to commit assault। जब भी आप कहीं पर खड़ा होते हैं, ठीक है जी, आपको इशारा करते हैं या फिर आप कोई प्लान कर रहे हैं, मतलब खड़े होकर प्लानिंग कर रहे हैं आप, ठीक है जी, जिससे दूसरे इंसान को पता भी चल रहा है कि ये प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, या कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे आप दूसरे इंसान को मान लो उसके ऊपर एक इम्पैक्ट डाल रहे हो, उसको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, वहां पे एक लड़की खड़ी है, मैं उसको घूर रहा हूँ, इशारे कर रहा हूँ, ऐसे 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 कुछ भी इशारे कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उसको ऐसे ऐसे इशारे कर रहा हूँ, मार दूंगा, ये है वो है, ठीक है जी, उसके सामने खड़ा हूँ मैं, उसको लगेगा ना वैसे मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है, तो अब वो जो पुलिस में जाएगी थाने में, तो क्या बोलेगी पुलिस वालों को, इसने क्या किया मेरे साथ, इसने असॉल्ट किया, इसने मुझे ऐसे इशारे दिखाई, ऐसी प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे मारना चाहता था, तो इसने क्या किया, असॉल्ट किया। ये होता है असॉल्ट। आप इशारों से, ठीक है जी, या आप कोई प्रिपरेशन करते हो, ठीक है जी, दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक है जी, और दूसरे इंसान को इसका खदशा भी हो जाता है, दूसरे इंसान को इसकी अप्रीहेंशन भी हो जाती है कि हाँ ये मेरे पे भी फोर्स इस्तेमाल करने वाला है। ऐसा नहीं, आप अगर घर में बैठ के किसी के खिलाफ को प्लानिंग बना रहे हो, ठीक है, किसी को कोई पता ही नहीं, आपके दिमाग में प्लानिंग है, किसी को देखो आप प्लानिंग कर रहे हो दिमाग में, किसी को क्या पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो क्राइम नहीं होता है। वो जो दिमाग में जब तक बाहर नहीं ना आएगा किसी तरीके से, तब तक वो क्राइम नहीं होता। आप दिमाग में अगर ये भी सोचोगे ना कि आप मुझे मार दोगे, आपने कोई क्राइम नहीं किया, क्योंकि आपका दिमाग तो पढ़ ही नहीं सकता, कोई भी नहीं पढ़ सकता। लेकिन मेरे दिमाग में जो प्रिपरेशन चल रही है, उस प्रिपरेशन मैंने करते, उस प्रिपरेशन को चलाते हुए मैंने कोई ऐसा एक्ट किया जिससे दूसरे इंसान को लगा कि हाँ ये मुझे मार देगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्रिपरेशन। बात आ रही समझ में? तो ऐसी प्रिपरेशन को करता है दूसरे इंसान के लिए, उसको असॉल्ट कहते हैं। हैरेसमेंट, हैरेसमेंट भी, सेक्सुअल हैरेसमेंट भी। एनी वेलकम बिहेवियर, अनवेलकम बिहेवियर, अनवेलकम क्या होता है बताऊं, दैट इंटिमिडेट्स, ऑफेंस, belittles, threatens और humiliates any other person। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा बिहेवियर, काम को छोड़िए, आपको मान लीजिए आप ऐसे चल रहे हैं, आपको ऐसे ऐसे चलने का शौक है, ठीक है,
आप ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो आप मान लीजिए किसी लड़की को ऐसे मुक्के मार रहे हैं, किसी बुजुर्ग को ऐसे थोड़ी में मुक्का मार रहे हैं, तो ऐसा बिहेवियर, मान लीजिए आप या फिर आप ऐसे चलते हैं तो आप थूकते थूकते चलते हैं, आपने किसी मुंह पे थूक दिया, ठीक है जी, या फिर आप चलते हैं तो आप आंखें फाड़ फाड़ के चलते हैं, किसी बच्चे को आपको देखकर नुकसान, मतलब हार्ट अटैक हो जाता है, मतलब आपको नेचुरल ऐसा नहीं है, आप लोगों को दिखाने के लिए आंखें फाड़ के चलते हैं, नेचुरली आपकी आंखें वैसे नेचुरली है ना, कोई क्राइम नहीं है, ठीक है जी। जब भी आपका कोई अनवेलकम बिहेवियर होता है, बॉडीली अनवेलकम बिहेवियर होगा, या फिर आप पिस्तौल लेकर चल रहे हैं, ठीक है जी, लोगों को डरा धमका के, जब भी कोई अनवेलकम बिहेवियर होगा जिससे दूसरे इंसान को लगे कि, मतलब जिससे आप दूसरे इंसान को थ्रेटन करते हो या उससे कोई भी नुकसान पहुंचाते हो, उसको ह्यूमिलिएट करते हो, ठीक है, मतलब उसके दिल में खौफ पैदा करते हो, तो उसको हम कहते हैं हरासमेंट। किसी को हरास करना, हम कहते हैं किसी को परेशान करता है, तंग करता है, हरासा करता है मुझे, मतलब क्या हो गया, क्यों, मतलब वो आपके वो अपने बिहेवियर से आपको कुछ ऐसा बताता है जिससे आपको खौफ आता है, आपको डर लगता है, ठीक है। और जब ऐसा कुछ किसी दूसरे इंसान के किसी दूसरे इंसान से प्लेजर पाने के लिए किया जाता है, मान लीजिए लड़का लड़की के साथ करता है, उसको कहता है कि आप मुझसे अकेले मिलो, या जो भी है, उसकी उसके जिस्म उसके जिस्म की भूख के लिए वो ऐसा करता है, ठीक है जी, जिस्म फरोशी करने के लिए कहता है लड़की को, तो उसको हम सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं, ठीक है जी। वोयरिज्म बता दूंगा, डेफिनेशन पढ़ लेना। वोयरिज्म का मतलब क्या होता है, किसी को भी चोरी छुपे के देखकर, मान लीजिए कोई इंसान नहा रहा है, ठीक है, और उसके चारों तरफ दीवार है, छत नहीं है, आप एक पहाड़ी के ऊपर से उसको देख रहे हैं, ठीक है, और आप एक सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, प्लेजर सा लेते हैं उसको देख देख कर, प्राइवेटली छुप छुप के उसको देख रहे हो, मान लीजिए एक लड़की नहा रही, आप उसको छुप छुप के देख रहे हैं, ठीक है जी, तो आप एक ग्रेटिफिकेशन लाते हैं अपने अंदर, मतलब आप टाइप ऑफ लज्जत उस चीज की लेते हैं, ठीक है जी। तो वो क्या है, उस क्राइम को वोयरिज्म कहते हैं। या कोई मान लीजिए कोई लड़का या लड़की कहीं प्राइवेटली कपड़े चेंज करी, तो आप छुप के उसकी वीडियो बना रहे हैं, वोयरिज्म, इस क्राइम को वोयरिज्म कहते हैं, ठीक है जी, इसको पढ़ लीजिएगा। स्टॉकिंग, किसी का पीछा करना, किसी का पीछा करना, आपने अक्सर देखा होगा कि लड़कियां बेचारी कभी कॉलेज से, कभी स्कूल से, या फिर कहीं और किसी डिपार्टमेंट से घर जा रही होती हैं, तो कुछ मेंटली इल विल लोग जो होते हैं वो उनका पीछा करने लग जाते हैं, उसी पीछे करने को स्टॉकिंग कहते हैं। एनी मैन हु फॉलोज वुमेन एंड contacts or attempts to contact such men to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest by such women। जब भी कोई इंसान, कोई लड़का किसी लड़की के पीछे जाता है, उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है या उसे कांटेक्ट करता है, उसके बाद उसको मतलब अपने पर्सनल फायदे के लिए उससे बातें करता है, ठीक है जी, और एक बार लड़की मना भी कर देती है, फिर भी वो उसको अप्रोच करता है, तो इसको हम स्टॉकिंग कहते हैं, क्राइम है, ठीक है जी। किडनैपिंग और अबडक्शन पढ़ेंगे साथ में, ठीक है। किडनैपिंग क्या होता है, किसी इंसान को अगवा कर लेना उसकी मर्जी के बगैर, ठीक है, किडनैपिंग, ठीक है। अबडक्शन होता है जब आप किसी इंसान को अगवा कर लेते हो किसी चीज के बदले में, मान लीजिए आप किसी को थ्रेट करने के लिए किसी को पकड़ लेते हो, मान लो जो आपका एक मिनिस्टर है, उसका बेटा आपने उठा लिया और उसको कहा कि भैया अगर मेरे ये काम नहीं हुआ, मुझे 10 करोड़ नहीं दिया, तेरे बेटे को मार दूंगा, अबडक्शन। किडनैपिंग किसी को पता नहीं है, आपको खुद, मान लीजिए मेरे पास 10 करोड़ रुपए और मुझे पता है वो कहाँ पे, बंदे आए, मुझे उठाया, लेकर चले गए, ठीक है, मुझे ही उठाकर लेकर चले गए, तो ये किडनैपिंग, और मुझे कहते हैं कि भैया पैसे दे, चला जाओ, मेरी मर्जी के बगैर मुझे जब कोई उठा के ले जाएगा, दैट इज किडनैपिंग। अबडक्शन, कि जब मुझे उठा कर ले जाएगा और मेरे बदले में किसी और से कुछ मांगा जाएगा, दैट इज अबडक्शन, ठीक है। अबडक्शन हमेशा मेरा अंदाजा है, अबडक्शन जो है 18 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उनके साथ किया जाता है अबडक्शन, ठीक है, बाकी बच्चे तो किडनैप ही होते हैं, ठीक है जी, इस चीज को कंफर्म कीजिएगा। मुझे जहां तक, मेरा अंदाजा जहां तक है, अबडक्शन जो है 18 साल से ऊपर ही होती है। रेप, किसी को भी सेक्सुअली असॉल्ट करना, असॉल्ट क्या मैंने बताया अभी पीछे, ठीक है, किसी को भी सेक्सुअली असॉल्ट करना या किसी वुमेन के साथ सेक्सुअली असॉल्ट करना या किसी वुमेन के साथ पेनिट्रेशन करना उसकी विल के बगैर, उसको हम क्या कहेंगे, उसकी मर्जी के बगैर, उसको हम क्या कहेंगे, रेप कहेंगे, उसको हम रेप कहेंगे, ठीक है जी। और उसके साथ साथ
18 साल से नीचे वाली वुमेन के साथ, 18 साल से नीचे वाली वुमेन के साथ उसकी मर्जी हो ना हो उसके साथ पेनिट्रेशन करना, दैट इज रेप। ठीक है जी। थेफ्ट, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन साथ में पढ़ेंगे। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डिकॉइटी, ये थोड़ी मिक्स मिक्स सी है, अच्छे से पढ़ेंगे पता चल जाएगा। थेफ्ट क्या होता है? चोरी करना। विक्टिम कौन होता है? मान लीजिए मेरे पास 2 लाख पड़े हैं बैग में, मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, मेरी कोई मर्जी नहीं 2 लाख किसी को देने की, ना मैं इतना अमीर हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं खड़ा हूं, मस्त हूं जिंदगी में, टेंशन ही नहीं, 2 लाख पड़ा है, ऐसे खड़ा हूं, चोर आया पैसे लेकर चले गया, मुझे पता ही नहीं, मैंने देखा भी नहीं। थेफ्ट। ठीक है। एक्सटॉर्शन क्या हो गया? एक्सटॉर्शन क्या हो गया? एक्सटॉर्शन हो गया किसी बंदे ने मेरे डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए जिसमें मेरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी है, उसने कहा कि भैया 2 करोड़ रुपए दे, डॉक्यूमेंट्स ले जा। एक्सटॉर्शन। बात आ रही समझ? किसी चीज के बदले में कोई चीज लेना और पहले वो चीज चुराना और उस चीज को गिरवी रखकर फिर दूसरी कोई और चीज मांगना उसके बदले में, एक्सटॉर्शन। ठीक है जी। रॉबरी क्या होता है? रॉबरी होता है कि एक्सटॉर्शन ही रॉबरी बन जाती है जब ऑफेंडर जो है वो विक्टिम को डेथ की धमकियां देता है, हर्ट की धमकियां देता है, रॉकफुल स्टैंड की धमकियां देता है। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा उठा लिया किसी ने, छोटा सा बच्चा, हाँ छोटा सा बच्चा उठा लिया किसी का, ए का बच्चा बी ने उठा लिया, ए का बच्चा ये चाइल्ड है, ठीक है, ये बी ने उठा लिया और ए से कहता है कि भैया 2 लाख रुपए दे, बच्चा ले जाओ। नहीं तो बच्चे को पहले उसको कहता है 2 लाख रुपए दे, बच्चा ले जाओ। उसने कहा ठीक है अब रखो बच्चे को, मैं आ रहा हूँ, और कहता है अगर तू 2 लाख रुपए नहीं देगा तो मैं तेरे बच्चे को मारूंगा बहुत ज्यादा। ठीक है, इसको हम एक्सटॉर्शन कहेंगे। ठीक है। अब बी ने ए का बच्चा चुराया और अब बी ए से कहता है कि तू 10 लाख रुपए दे वरना तेरे बच्चे को मार दूंगा। डेथ की आपको क्या देता है? धमकी देता है, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ बताता है। ठीक है। या बोलता है कि अगर आप 10 लाख रुपए नहीं दोगे तो मैं आपके घर के सारे रास्ते तोड़ दूंगा, आपको चलने नहीं दूंगा कहीं से। ठीक है। या फिर बोलता है, धमकियां देता है कि अगर आप मुझे 10 लाख रुपए नहीं दोगे तो मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको रॉबरी कहते हैं। और फिर आप 10 लाख रुपए दे भी देते हो और उस चीज से बच जाते हो, तो इस पूरे प्रोसेस को हमने रॉबरी कहा। ठीक है। और जब वही रॉबरी 4 या 4 नहीं, वही रॉबरी 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर करें, रॉबरी 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर वो रॉबरी करें, तो उसको हम क्या कहेंगे? डकैती कहते हैं, इसको डकैती कहते हैं। ठीक है जी। इसको हम डकैती कहते हैं इंग्लिश में, और इसे हम इसको डकैती कहते हैं। ठीक है जी। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, मैंने आपको भाई समझ के 2 लाख रुपए आपके पास रखा और मैंने कहा कि भैया मैं जा रहा हूँ कहीं पिकनिक, 10 दिन के बाद आऊंगा, पैसे आपसे लेके जाऊंगा। बोलते ठीक है भाई, ये तो मेरी जिम्मेदारी है, आप मेरे भाई हैं, आपने 2 लाख रुपए रखे, आप ये समझिए कि आपके अपने पास है, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा पैसों की। ठीक है जी। आप चले गए, वापस आए, बंदे के पास पैसे, मेरे पास मुझे पैसे, मेरे को कब दिए, किसके सामने दिए, क्या गवाही है? वो पैसे उसने इस्तेमाल करके उड़ा के गिरम खाता, तो उसने आपके साथ क्या क्राइम किया? मिस एप्रोप्रिएशन। आपके डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन, आपके माल का, आपकी चीज का जो उसके पास आपने रखी थी भाई समझ के, सेव की थी उसके पास आपने, उसने आपकी उस चीज को इस्तेमाल कर लिया, उस चीज को जाया कर दिया, तो उसने क्या किया? डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन। हम किसी को अपनी बाइक देते हैं ना, आजकल होता है, हम किसी को अपनी बाइक देते हैं तो बोलते हैं भैया बाइक ले जाना, संभाल के वापस लाना। वो क्या करता है? बाइक ले जाता है, जानबूझ के ठोकता है उसको, टायर निकाल के चेंज कर देता है, उसका चेन चेंज कर देता है। वो क्या करता है आपकी प्रॉपर्टी के साथ? डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, गलत इस्तेमाल करता है आपकी प्रॉपर्टी का। बात आ रही समझ में? आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, अपने इस्तेमाल में ले आता है उस चीज को आपकी मर्जी के बगैर। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपने मान लीजिए अपने हैमर जो है किसी के पास रख दिया अपना, उसको कहा कि भैया इसके साथ बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, ना इसको इस्तेमाल करना, ना इसको किसी को मारना। आप उठते हो, उस हैमर को बेच देते हो, तो आपने उसकी यकीन को क्या किया? ऊपर क्या हुआ? आपकी प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन का मतलब हो गया कि आपकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया आपकी मर्जी के बिना। आपकी प्रॉपर्टी उसके पास थी, पैसा था, जो मर्जी था, उसने आपकी प्रॉपर्टी को आपकी मर्जी के बिना इस्तेमाल किया, दैट इज डिसअप्रोप्रिएट डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन।
क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है, आपने उसको प्रॉपर्टी रखी थी और आपने कहा था कि इसको बिल्कुल हिलाना नहीं, हाथ नहीं लगाना, जैसी की वैसी होनी चाहिए। उसने क्या किया, उसने उठाकर बेच दी या उसने उसको तोड़ दिया, कुछ भी किया, तो आपके आपके भरोसे का क्या किया उसने, जनाजा निकाल दिया। डिसअप्रोप्रिएट सॉरी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया इसमें, ठीक है जी। बाकी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी क्या होता है, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain or to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly। मान लीजिए ए और बी है, ए और वक्त पे ये सब होता है, खैर मान लीजिए ए और बी, ठीक है जी, दो बंदे ए और बी। सी आया, सी ने बी के 10,000 रुपए चुराए और ए को दे दिए, इसका लॉस कर दिया, इसका गेन कर दिया। जब भी किसी इंसान, या मान लीजिए छोड़िए एबीसी को, तीनों को छोड़िए, दो बंदों की एग्जांपल लेते हैं, ए और बी है, ठीक है जी। ए और बी है, गप्पे मार रहे हैं, दोस्त हैं सारे, इसने इसको थप्पड़ मारा, इससे फोन ले लिया, इसका क्या हुआ, रॉन्गफुल लॉस, इसका क्या हुआ, रॉन्गफुल गेन हुआ, इसको रॉन्गफुली फायदा हुआ, उसको रॉन्गफुली लॉस हुआ, ठीक है जी। इसको हम क्या कहेंगे, डिसऑनेस्टी कहेंगे, ठीक है जी। मिसचीफ, मिसचीफ होता है कि जानबूझ के किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। मैं उठता हूं, जाता हूं मोहल्ले में, देखता हूं सबसे अच्छी गाड़ी किसकी है और मुझे बर्दाश्त नहीं हुई, यार इसने किस लिए गाड़ी ले ली, मेरे पास तो मोटरसाइकिल भी, इसने गाड़ी ले ली, उठा के मारा पत्थर, तोड़ दी गाड़ी, तो मैंने क्या किया, उस गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, मिसचीफ कर दिया। डिसऑनेस्टली या फिर जानबूझ के किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करना, मिसचीफ। ट्रेसपास, किसी की प्रॉपर्टी में उसकी अथॉरिटी या फिर उसकी परमिशन के बगैर घुस जाना। मान लीजिए किसी का घर है, ठीक है जी, और मैं डॉन मान के, मतलब हाँ जैसे मेरा ही घर है, मान लीजिए अगर उसकी बहनें हैं, माएँ हैं, ठीक है, अपना उसका सिस्टम है, अपनी प्राइवेसी है, मैं उठता हूँ, गेट को मारता हूँ लात, घुस जाता हूँ अंदर, ठीक है, और बोलता हूँ ये खाना दो, पानी दो, सब कुछ दो। वो कहते हैं यार खाना पानी तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं घुस जाता हूँ। मैंने क्या किया, ट्रेसपास, जानबूझकर दूसरे की परमिशन के बिना दूसरे के घर में या दूसरे की किसी भी प्रॉपर्टी में घुस जाना, उसको ट्रेसपास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ट्रेसपास। मान लीजिए मेरी जमीन है और मैंने सबको कहा कि यहाँ मेरी परमिशन के अलावा कोई नहीं घुसेगा, मेरी परमिशन के बगैर मेरी जमीन में कोई नहीं घुसेगा, फिर भी कोई घुस जाता है, ट्रेसपास का क्राइम कर देता है, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लेना। लर्किंग होल्स ट्रेसपास, रात को या छुपकर, लर्किंग का मतलब क्या होता है, छुपकर, ठीक है, या रात के पहरे में या छुपकर किसी के घर के अंदर दाखिल हो जाना, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, ठीक है। मान लीजिए कोई देख नहीं रहा है, किसी घर में आप चोरी छुपे घुस रहे हो, उसको हम कहते हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास। यहाँ किसी के घर में रात को कोई नहीं देख रहा, रात को किसी घर में घुस जाते हो, किसी को पता नहीं चलता, आप चोरी करके चले भी जाते हो, उसको हम लर्किंग हाउस ट्रेसपास कहते हैं। लर्किंग ट्रेसपास आप याद रखिए, लर्किंग हो गया चोरी छुपे, ट्रेसपास किसी की प्रॉपर्टी में बिना उसकी परमिशन के दाखिल हो जाना, ठीक है जी। फॉर्जरी, फॉर्जरी का मतलब क्या हो गया, झूठे या झूठे या फरेबी डॉक्यूमेंट्स बनाना या डॉक्यूमेंट्स को ऑल्टर करना, चेंज करना, उसको हम कहते हैं फॉर्जरी। मान लीजिए मैंने तहसीलदार साहब का झूठा साइन कर दिया, फॉर्जरी। मैंने झूठी पीएचडी की सर्टिफिकेट बना दी, फॉर्जरी, ठीक है। सबको हम क्या कहते हैं, फॉर्जरी कहते हैं। डिफेमेशन, किसी को गाली गलौज करना या किसी को पब्लिकली बेइज्जती कर देना, कि जबकि मतलब उसने ऐसा कोई काम नहीं किया होता, मतलब किसी के भी पर्सनल स्टेटस को नुकसान पहुंचाना, किसी के भी पर्सनल स्टेटस को नुकसान पहुंचाना पब्लिकली, उसको हम डिफेमेशन कहते हैं। डिफेमेशन इज द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन दैट डैमेजेस देयर रेपुटेशन और डेटर्स अदर फ्रॉम एसोसिएटिंग विद देम। मान लीजिए मैं किसी के खिलाफ, सॉरी, मान लीजिए आप किसी के खिलाफ 10 बातें बोलते हैं कि भाई ही इज ए क्रिमिनल, ये डाकू है, ये रेपिस्ट है, ये हरासर है, ये मर्डरर है, हालांकि उसने एक भी ऐसा काम नहीं किया, आप पब्लिकली मीडिया में आके बोलते हैं मर्डरर है, ऐसे है वैसे है, लेकिन उसने ना किसी का मर्डर किया होता, ना कोई और फोर्स उसने किसी पे इस्तेमाल की होती है, तो आपने उसको क्या किया, पब्लिकली डिफेम किया। जब ऐसा उसने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने उस पर ऐसे इल्जाम लगाकर उसके एक्ट्स बताए, तो आपने क्या किया, उसके खिलाफ
उसके साथ आपने उसके साथ डिफेमेशन किया, उसके खिलाफ झूठ बोला, ठीक है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन is when someone threatens another person with harm to their person, reputation or property within the intent to cause fear or to force them to do something that are not legally required to do। किसी भी इंसान को धमकियां देना कि भैया मुझे 10-20 करोड़ रुपए दे दे वरना मैं मीडिया पे आकर तेरी बैंड बजा दूंगा, झूठी बातें बोलूंगा तेरे खिलाफ, तुझे बदनाम कर दूंगा। तो उसने क्या किया? क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया। अच्छा, डिफेमेशन और क्रिमिनल इंटिमिडेशन में क्या फर्क है? डिफेमेशन में है आप जाते हो सीधा सीधा किसी को बदनाम करते हो, उससे मांगते कुछ नहीं हो, ठीक है। उसको ये नहीं बोलते तुम मुझे 10 लाख रुपए दे दे तो मैं तेरे खिलाफ नहीं करूंगा, ऐसी बातें नहीं। आप जाते हो और बातें कर देते हो, आपका कोई उसमें क्लेम नहीं होता, सीधा उसको बदनाम करने के लिए करते हो, ठीक है, दैट इज डिफेमेशन। अब आप जाते हो एक इंसान को पहले कहते भी हो कि भाई पैसे दे दे वरना मैं तुझे बदनाम कर दूंगा, ठीक है। अगर वो पैसे नहीं देता फिर आप बदनाम कर देते हो उसको, तो उसको हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहेंगे, ठीक है। अगर वो पैसे दे भी देता है, आप उसको बदनाम नहीं भी करते और ये प्रूव हो जाता है कि आप उसको बदनाम करने वाले थे, झूठ बोलने वाले थे उसके खिलाफ, क्रिमिनल इंटिमिडेशन ही कहेंगे उसको भी, ठीक है। व्हेन समवन थ्रेटन्स अनदर पर्सन विद हार्म टू देयर पर्सन, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी विद इंटेंट टू कॉज फियर और फोर्स, कोई भी उनके दिल में डर पैदा करने के लिए, कुछ और पैदा करने के लिए, जब कोई किसी के खिलाफ या उसकी रेपुटेशन के खिलाफ या उसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ कुछ करता है, ठीक है जी, उसको हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहते हैं। ये होगी हमारी क्रिमिनल टर्मिनोलॉजीज लगभग खत्म, सभी इंपॉर्टेंट क्रिमिनल टर्मिनोलॉजीज मैंने कर दी है खत्म, जितनी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी जब हम सिविल पढ़ेंगे उसके साथ साथ मैं आपको वो करा दूंगा, तो हम अगली 2 या अगली 3 क्लासेस में सिविल टर्मिनोलॉजीज को करेंगे खत्म, तो फिर हो जाएगा हमारा ये सब्जेक्ट ओवर। सो मुझे इजाजत दीजिए, इन्वर्टर भी टू टू कर रहा है, ठीक है जी, अभी उसे भी डेड हो जाना है, ये भी बंद हो जाना है। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।